Dear children, today we will discuss our first chapter of civics, power sharing. हम पावर शेयरिंग आज पढ़ेंगे. इट मीन्स हिंदी में आप इसको बोलेंगे सत्ता का विभाजन. ये क्यों जरूरी है ये हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि अगर जो पावर है वो किसी भी एक हाथ में, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहेगा तो क्या होगा, वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा किसी भी देश के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए. ओके. सो क्या क्या रीजंस हैं क्यों हम पावर को डिवाइड करें, कैसे हम डिवाइड करें जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट स्मूथली रन कर सके, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स अबाउट पावर शेयरिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. ये पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ये हम कुछ पॉइंट्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज के क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपका आता है बेल्जियम का एग्जाम्पल. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्जियम. डियर चिल्ड्रन, बेल्जियम यूरोप में एक कह सकते हैं कि छोटी कंट्री है. उसका एरिया हमारे हरियाणा से भी लगभग हरियाणा के अप्रॉक्स या थोड़ा छोटा है. ओके. और उसका जो पॉपुलेशन है, उसका पॉपुलेशन एक तरह से हरियाणा की पॉपुलेशन का हाफ है. इट मीन्स हरियाणा में अप्रॉक्स हमारे यहाँ पे 2 करोड़ पीपल हैं और आपका जो बेल्जियम है उसमें 1 करोड़ का पॉपुलेशन है. ओके. लेकिन अगर हम बात करें वहाँ का एथनिक कंपोजिशन, जो बेल्जियम का एक एथनिक कंपोजिशन है, ठीक है, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़ के बेसिस पे, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनकी वैल्यूज़ पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बेल्जियम में है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं. ओके. दैट यू कैन सी इट हियर कि बेल्जियम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 59%, ओके, लाइक दिस वन, 59% वहाँ पे कौन रहते हैं, आपके डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं. 59% डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं. ओके. एंड 40% लोग वहाँ के फ्रेंच स्पीकिंग हैं. ओके. वहाँ के 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं. ओके. एंड देन उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1% वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं. ठीक है. जो 1% है वो किसका है, वो जर्मन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं. अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आयरनिकल कंडीशन है इस कंट्री में. वो क्या है कि ये तो ओवरऑल बेल्जियम का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका ये इस टाइप का फॉर्मेशन है. ठीक है. इसमें जो एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप का है इसका. ठीक. वो देखिए यहाँ पे ये ब्रसेल्स है ऑरेंज कलर का. ठीक. देन आपका वैलोन है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग एक एरिया है. इट मीन्स मेजॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं. उसके बाद में येलो आपका सेकंड उस पर देख सकते हैं वो कैसा है, वो आपका ये आपका डच स्पीकिंग पीपल है. एंड देन ये जो लाइनिंग वाला रेड है ये आपका जर्मन स्पीकिंग में है. ठीक है. तो ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एथनिक कॉम्बिनेशन है यहाँ का, वो बेल्जियम का इस टाइप का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, ठीक है, जो कैपिटल जो ब्रसेल्स है, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का जो एरिया इसमें दे रखा है, ओके, ये ब्रसेल्स. सो अगर हम कैपिटल की बात करें तो इस कैपिटल का जो डिवीज़न है, ठीक है, वहाँ पे 80% कौन है, फ्रेंच. ओके. इस कैपिटल के हिसाब से इसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग हैं. ओके. कंट्री में पूरे में 59% कौन है, डच स्पीकिंग. बट अगर ब्रसेल्स जैसे हमारी दिल्ली की अगर हम बात करें जो कैपिटल है हमारी कंट्री की, वहाँ पे अगर इस टाइप की कंडीशन हो, ठीक है, तो ऐसा वहाँ की जो मेन कैपिटल है जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे ये कंडीशन है कि सबसे ज़्यादा जो देश की जो मेजॉरिटी वाले जो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं 59%, वो वहाँ पे क्या है, ब्रसेल्स में माइनॉरिटी में है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो वहाँ मेजॉरिटी में है. तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हो जाता है, दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट it leads to the tension between the Dutch speaking communities, okay, during 1950s and 1960s. Dutch speaking communities as well as French speaking communities, उन लोगों के बीच में क्या हुआ, इसकी वजह से कह सकते हैं कि टेंशन एक जनरेट हुआ. ओके.
तो अब वहाँ पे डच भी हैं लोग, फ्रेंच स्पीकिंग भी हैं, जर्मन स्पीकिंग भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में और भी डिफरेंट कुछ कह सकते हैं कि प्रैक्टिसेस को मानने वाले लोग भी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे जो यहाँ पे जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ठीक है, यहाँ ब्रसेल्स में अगर हम कह सकते हैं, सॉरी इसमें आपके बेल्जियम में कहने के लिए फ्रेंच आपके कैसे हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी में है, लेकिन वो क्या है, रिलेटिवली रिच हैं, ठीक है, पावरफुल हैं। इस वजह से अगर हम कैपिटल ब्रसेल्स में देखेंगे तो फ्रेंच कितने हैं वहाँ पे 80%। इट मीन्स गवर्नमेंट अगर बनती है तो डोमिनेंस किसका होगा, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन का। और क्योंकि मेजॉरिटी में पूरे देश की मेजॉरिटी अगर देखें तो वहाँ पे आपके जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वहाँ पे दोनों के बीच में टेंशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि कंट्री में डच स्पीकिंग ज़्यादा है और अगर कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का क्या है, मेजॉरिटी है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ हमारे बेल्जियम का। अब सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका किसका, श्रीलंका का एग्जाम्पल है, ओके। सो दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका। हियर यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है, सिन्हालास, ओके, सिन्हालीज, जो सिन्हाली लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। येलो कलर का जो पोर्शन है इसमें ये सिन्हाली लैंग्वेज है, एक वहाँ की श्रीलंका की, उसको बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि ये श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है, और फिर ब्राउन कलर से आप देख सकते हैं कि इंडियन तमिल्स हैं। देन वहाँ पे कुछ लोग फिर मुस्लिम कम्युनिटी को भी बिलोंग करते हैं 1% में, एंड 7% में वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, ठीक है। अगर हम ये श्रीलंका का कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें, एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो उसमें ये आपके जो सिन्हालीज हैं वो एक तरह से कितने हैं, 74%। ये येलो पोर्शन कितना हो जाता है आपका, 74%, ओके। और अगर हम बात करें तमिल की, तमिल स्पीकिंग में आपके आ जाते हैं ये 18% हो जाता है, ठीक है। तमिल स्पीकिंग पोर्शन वो कितना हो जाता है, 18%, ओके, दिस इज 18%। लेकिन इसको तमिल स्पीकर्स को दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में आप बांट सकते हैं। वो कौन से ग्रुप्स हैं, वो हैं आपके, एक तो श्रीलंकन तमिल्स हैं और दूसरे आपके कौन से हैं, वो आपके इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, इट मीन्स जैसे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो वहाँ के नेटिव्स हैं, श्रीलंका के नेटिव्स हैं, बट ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन, जो कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, जो ब्रिटिशर्स का जो टाइम था, उस समय पे प्लांटेशन वर्क के लिए, ओके, इंडिया से जो इंडियन तमिल्स वहाँ पे प्लांटेशन वर्क के लिए गए और वहाँ पे बस गए, उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है, एज वेल एज मेजर कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है आपका, सिन्हालीज, सिन्हाला जो कम्युनिटी है जो सिन्हाली लैंग्वेज को बोलती है वो, प्लस बाकी के रेस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ के बीच में क्या है, यहाँ पे टेंशन है। वाई दे हैव द टेंशन, बिकॉज द श्रीलंका फॉलोज द वी कैन से इट फॉलोज मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट, ओके। श्रीलंका में ये लोग जो मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन है, सिन्हालास, ओके, और इनकी कम्युनिटी किस में है, मेजॉरिटी में है, ठीक। और जैसे कि मेजॉरिटी में है और वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे 1956 में वहाँ की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें जितने भी जो सिन्हालाज हैं उनको, चाहे वो सिन्हाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया गया, एज वेल एज जितने भी आपकी जो पॉलिसीज़ थी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जहाँ पे भी एडमिशन्स की बात थी, जहाँ पे भी जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो किसके लिए रिजर्व रखी जाए, सिर्फ और सिर्फ उसका बेनिफिट किसको मिले, सिन्हालास को। तो 1956 में ये एक्ट उन्होंने पास किया। तो इसकी वजह से अगर, और साथ ही साथ ये जो सिन्हालास हैं ये लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कम्युनिटी बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, ओके, लैंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हुआ, एक मेजॉरिटी बनती है सिन्हाला लोगों की, ठीक है, सिन्हाली स्पीकिंग लोगों की। साथ ही साथ वो लोग क्या फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को भी, ठीक। तो ये डोमिनेंट है
बाकी सारी कम्युनिटी के ऊपर ये डोमिनेंट है, क्योंकि बाकी किसी भी कम्युनिटी का यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है, उनका परसेंटेज कम है। ठीक, इसकी वजह से वहाँ पे आपके श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ टेंशन, एक तरह से सिविल वॉर का कंडीशन सभी कम्युनिटीज़ के बीच में डेवलप हुआ। स्पेशली आपका कह सकते हैं कि ये जितने भी हम जो तमिल कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में एक टेंशन डेवलप हुआ। ओके, और जिसकी वजह से सिविल वॉर की कंडीशन आई। ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन LTTE, इट मीन्स लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एलम मीन्स स्टेट, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ये उन लोगों ने बनाया था जिसमें वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, अपनी मांगों को वो पूरा करवाना चाहते थे। ओके, वो चाहते थे कि सिनालास के अलावा हमको क्या मिले, हमको भी आइडेंटिफिकेशन मिले, हम लोगों को भी अपनी गवर्नमेंट में रिकॉग्निशन मिले, या हमको एक अच्छा गवर्नेंस मिले। तो आपने देखा कि दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हमने देखे यहाँ पे, एक बेल्जियम का है, ठीक है, और दूसरा देखा हमने आपके श्रीलंका का। तो दोनों ही कंट्रीज़ में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे एथनिक कॉम्बिनेशन की वजह से, एथनिक जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या है, लोगों के बीच में एक तरह से डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे पीसफुल कंडीशन नहीं है कंट्री के अंदर। अब इसी चीज़ के लिए, अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सपोज़ अगर आप इंडिया की भी कंडीशन देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम सब लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया में 1600 से, इट मीन 1600 प्लस आपकी सब लैंग्वेजेस भी हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इतने सारे अलग अलग रिलीजन्स भी हैं। इट मीन्स हमारे यहाँ पे भी क्या है, कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज राइज होते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे बेल्जियम की और श्रीलंका की। ठीक है, दैट व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स वी कैन टेक टू रिजॉल्व ऑल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, क्या हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? सो सबसे पहले यहाँ पे फिर से हम एक बार बेल्जियम के बारे में स्टडी करेंगे, दैट व्हाट स्टेप्स दे हैव टेकन टू रिजॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो आपका एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे फिर से आने वाला है, वो है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो ये आपका न्यू टॉपिक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इट मीन्स जो बेल्जियम में इतना सारा जो टेंशन था एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, उसको वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिजॉल्व किया, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में, ठीक है, 1970 से लेके 1993 तक, ओके, वहाँ की गवर्नमेंट ने 1970 से लेके 1993 तक क्या किया, उन लोगों ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 बार, ओके, उन्होंने 4 बार क्या किया, उसमें अमेंडमेंट्स किए। ठीक है, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार क्या किया, अमेंडमेंट किए, बार बार उन्होंने बदलाव किए, जिससे कि वो अपनी कंट्री के जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको दूर कर सकें। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने जो स्टेप उठाया वो क्या था उनका, दैट द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहले उन्होंने स्टेप उठाया वो क्या उठाया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि पार्लियामेंट में, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट के अंदर डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल नंबर्स में होंगे। देन सेकंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कुछ पावर्स, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो किसके पास में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। आप लोगों ने देखा कि स्टेट में अगर 59% है डच स्पीकिंग, तो वो कैपिटल में कितने हैं आपके, बहुत ही माइनर उसमें है। ठीक है, कह सकते हैं कि अमाउंट में है, ठीक, नंबर में है 20%। सो इस तरीके से उस अनइवन जो सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेट की पावर्स, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट को दे दी। उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि उन्होंने ब्रसेल्स में, इट मीन्स जो वहाँ की जो कैपिटल है उसमें क्या किया उन्होंने वहाँ की कैपिटल में इक्वल नंबर, कम्युनिटी के बेसिस पे इक्वल नंबर के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे पावर्स दी। ओके, अब यहाँ पे एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 4th कैटेगरी उन्होंने, जो 3rd टाइप के जो उन्होंने गवर्नमेंट को
फॉर्म किया वो थी कम्युनिटी बेस की गवर्नमेंट। इट मीन्स कम्युनिटी बेस के जितने भी जो पॉइंट्स थे, जितने भी जो इश्यूज थे, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, हैंडल करेगी। ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे वो डच स्पीकिंग हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो या जर्मन स्पीकिंग हो, पूरे देश में वो इंसान कहीं भी हो, चाहे वो माइनॉरिटी वाले एरिया में हो या मेजॉरिटी वाले में हो, स्टेट में हो या फिर कैपिटल में हो, कहीं पे भी, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी की गवर्नमेंट हैंडल करेगी, उसमें कोई भी दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस टाइप के कुछ जो स्टेप्स बेल्जियम ने अडॉप्ट किए, इट मीन्स उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, उसमें बदलाव किया अपने संविधान में। साथ ही साथ वहाँ पावर्स को भी, जैसे डच और फ्रेंच के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ उनके मिनिस्टर्स के बीच में मेन पावर को डिवाइड्स किया गया। साथ ही छोटे छोटे जो इश्यूज थे कम्युनिटी बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फॉर्म किया। ठीक है, सो इस टाइप से उन्होंने अपनी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन ढूंढा, और इस वजह से उनके लिए एक बेनिफिट हुआ, वो ये कि उनका देश लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई तौर पे डिवाइड होने से बच गया। ओके, उनके देश की यूनिटी बच गई। तो बच्चों, in this video we will discuss this much only. You just watch this video and ready with your queries, and other things we will discuss in next video. Till then, have a nice day. Thank you.